सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू यार। अनदर फिजिक्स सेशन होने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक अनदर सीरीज टाइप पे मैंने चलाई है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। आपको इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलना है और मुझे आंसर्स भी बताते चलना है। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है तभी जाके इन्हें सॉल्व करना है। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वगैरह पे यहाँ पे लिख दिया। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट आ रहा है तो जरूर पूछ लेना, कमेंट करना। ठीक है। क्वेश्चन है, अनुदैर्ध स्थिति में बार चुंबक के केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। भाई बहुत बोलेंगे भाई आपने इंग्लिश पे नहीं किया, ऐसा नहीं है, इंग्लिश पे भी है, दिखाता हूँ चल के। क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ बार क्या होता है यहाँ पे ये पूछा है। तो सिंपल से मैं आपको फार्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ, μ0/4π इंटू 2mr/r² - L² का होल स्क्वायर। ठीक है, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर μ0 का मान की बात कर लेते हैं तो 4π इंटू 10⁻⁷ होता है। μ0.2π की बात कर लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁷ होता है। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि μ0 का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। जैसे स्वप्रेरण गुणा करने और प्रेरण गुणांक का मैंने बताया हेनरी होता है, तो μ0 का यूनिट क्या होता है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले मीन्स इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर तो आपका मान लो वायु का वेग मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए तो हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की समय अवधि क्या है। तो जो पृथ्वी की होती है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूँ जो जियो स्टेशनरी पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा थर्ड का ऑप्शन नंबर 36, 24, 12 या 48 आवर्स। सो क्या होगा राइट आंसर। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है 24 आवर। और एक बात और बता दूं, एग्जाम आपका हुआ नहीं आता भाई, बहुत भारी मतलब बड़ा से एग्जाम आता है क्या, बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ भी कठिन क्वेश्चन नहीं आते, पेपर इजी आता है तभी कट ऑफ बढ़ जाता है। ठीक है, जिस दिन पेपर दो कि आपको पता चलेगा कि हाँ पेपर इजी आता है। आगे अगर आप फ्रेशर हो, आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक्स लाइन्स ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर। मीन्स यहाँ पे पूछा है पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज के बारे में, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइनें हैं परिपथ और दक्षिणावर्त। इसका मैं हिंदी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज, अगला है सर्कुलर एंड एंटी क्लॉकवाइज, अगला है रेडियल आउटवर्ड्स और अगला है रेडियल इनवर्ड्स। सो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, कौन सी होती हैं, वो रेडियल बाहर की ओर होती हैं, मीन्स रेडियल आउटवर्ड इसे बोला जाता है। इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे बोल दिया, रेडियल आउटवर्ड्स इसे बोलते हैं। इसे अंदरूनी तो इनवर्ड्स हो जाएगा रेडियल, परिपर्त और वामावर्त को हम बोलते हैं सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, और इसे बोलते हैं सर्कुलर क्लॉकवाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केवल वेक्टर मात्रा चुनना। आपने पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी दोनों से एक क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बन के आ सकता है। सो मैंने भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए पिक किया हुआ है, बस आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेशर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, इसमें ये बताना है प्रेशर है आपका, इम्पल्स है। प्रेशर आप ये सभी तो जानते हो कि प्रेशर मतलब दबाव होता है, इम्पल्स मतलब आवेग होता है, या ग्रेविटेशनल केलिका पोटेंशियल मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षमता होता है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण का साहकुशल। तो यहाँ पे जो आपका मीन्स पूछ के रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका, वो होता है आपका इम्पल्स। ठीक है, आवेग होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो आपके एग्जाम पे पूछा जा चुका है, जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, इसका वीमा भी आप जाके निकाल सकते हो। एफ का फोर्स का MLT-2 होता है और टी का टी ही हो जाएगा। ठीक है, तो MLT-1 आ जाएगा। जो आवेग का होता है वही संवेग का आपका डायमेंशन होता है, मीन्स इम्पल्स का जो होगा वही मोमेंटम का होगा। मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू mv हो जाता है। ठीक है, उसका भी यूनिट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मोमेंटम का यूनिट आप बताना कि जो आपका यूनिट होता है SI यूनिट, वो क्या होता है मोमेंटम का। अगला क्वेश्चन है, एक सुपर कंडक्टर की चालकता है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिना देखे क्या पता है आपको, पहले कमेंट करो जाके क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है इन्फिनाइट होती है, वेरी लार्ज होती है, वेरी स्मॉल होती है, या फिर जीरो होती है। तो जो सुपर कंडक्टर की चालकता होती है सुपर कंडक्टर की, वो इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, ना कि वेरी लार्ज। अगर वेरी लार्ज में चले गए इसको देख के तो आप गलत हो गए हो। राइट आंसर आपका इन्फिनाइट होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, द मोमेंट ऑफ द फोर्स क्लिक एंड ड्रैग टू मूव एट, इतना दिया हुआ है, अबाउट द पॉइंट I + 3j + 4k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इज
-4i + 4j + 4k, ठीक है। तो इतने बिंदु से बिंदु पर लगने वाले बल का मान का आघूर्ण क्या है, सिंपल से यहाँ पे कुछ अपने को बताना है। ऑप्शन से देख सकते हो √36, √56, √52, √27, क्या होगा राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं 2 पॉइंट, एक मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। पी पॉइंट ये हो गया, पी पॉइंट मतलब कि कितना, एक कॉपी पे लिखना ब्रदर, 1 3 4, और बी जो आपका दूसरा पॉइंट हो गया वो मान लीजिए ये पी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट कितना हो गया, -4, 4 और 1, कोई दिक्कत। अब इन गिवन पॉइंट्स का पी ए निकाल देंगे। पी ए निकालने के क्या करना पड़ता था, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना होता है, सिंपल से। तो -4, 1 में से माइनस लगा के -1, 1, 3 और 4 इनको घटाना होगा। अब घटा लोगे ना, जितना घटाओगे मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। 5, 1, -3। तो इसे आई जे के फॉर्म में लिख देना है, 5i प्लस का j माइनस का 3k। अब आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, एक तो आई जे के और एक आपका 5i प्लस j प्लस माइनस का 3k, दो वैल्यूज आपका आती है। बस इनका आपको क्रॉस निकाल देना है, क्रॉस निकाल देना है। तो p इक्वल टू इनका मतलब कि एफ के ऊपर वेक्टर, ठीक है। देन आपको आई जे के, बस तीनों वैल्यूज, आई जे के का मान यहाँ पे रख देना है 1 2 1 1 1 1, और इधर वो जो निकाला था अभी मैंने -5 1 -3, बस इसे क्रॉस जाके निकाल देना है। जैसे अब आपसे भी एक्स ग्रुप वाले एस्पिरेंट तो इतना तो कर ही लेते हो कि भाई मैथ्स में सबसे इजी सेक्शन हो जाता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, सो ये वाला तो आप आराम से कर ही पाओगे। अब जैसे ही इसका क्रॉस निकालोगे आपका जो आता है वो मैं बता देता हूँ, वो आएगा 4i प्लस का 2j माइनस का 6k। अगर इतना नहीं आया तो आपको दिक्कत हो गया, आप बता नहीं रहा मुझे, फिर से मैं बता दूंगा। तो इसका मॉड निकाल देना, 4 चौको 16, 2 दूना 4 और 6 रंग 36, 36 और 16 36 और 16 हो जाएगा 52, 52 4 56, √56 आपका राइट आंसर आ जाएगा, √56 मिस √56 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन है, दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में बताना है, वो भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेवलेंथ ऊपर से घटती है, वेवलेंथ ऊपर से घटती है। ऊपर कैसे, सबसे ऊपर कौन सी होती हैं, गामा किरणें होती हैं। सबसे ऊपर कौन सी किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं। अब गामा किरणों की अगर वेवलेंथ कम है तो सिंपल सा है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, मैंने जैसे आपको याद कराया था लूसेंट वाली जो मैंने सीरीज कराई थी, यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा। अगर नहीं देखा, अगर फिजिक्स कमजोर है तो 15+ स्कोर से ही करके ला सकते हो। गैप डाल दे, गैप डाल दे मैंने बताया था। गामा हो गया, एक्स हो गया, पराबैंगनी हो गया, द्रस हो गया, अवरक्त हो गया, और फिर आगे लघु हो जाता है, रेडियो हो जाता है। इस बेसिस पे आपको याद करना होता है। तो देखो कैसे आपको बताना है, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी, गामा, अवरक्त और रेडियो तरंगों में से आपको बताना है कि मतलब कि तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, वही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, पहले देखो रेडियो वेव्स आएंगी, फिर माइक्रोवेव्स आएंगी, फिर इंफ्रारेड आएंगी, फिर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, देन गामा रेज आएंगी। मीन्स नीचे से बढ़ेंगे ना, हम नीचे से बढ़ेंगे ना यहाँ से, ठीक है। और वही मैंने अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। v इक्वल टू एन लेमडा से हम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू एन लेमडा से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो अभी देखो यहाँ पे है क्या, इस मंथ के लिए भी परीक्षा ऐप वालों ने 50% ऑफ कर दिया है जो इस मंथ के 100 यूजर्स को। मैं एक बात बता देता हूँ भाई, आप एयरफोर्स एग्जाम देने जा रहे हो ना, एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको पता है, ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। ऑनलाइन मोड पे कितने टेस्ट, आपको मान लो आपने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं लगाया, मैं आपको परीक्षा ऐप रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर 30 टेस्ट, 30 से 35 टेस्ट तक मिलता है, टोटल 35 टेस्ट, ठीक है। कितने रुपीज़ में, जब मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल दोगे। इन फ्यूचर अगर ऑनलाइन D50 नहीं यूज होता तो ऑनलाइन D40 तो होगा ही, ऑनलाइन D40 डालना आपको 40% का ऑफ मिलेगा। बट अभी ऑनलाइन D50 चल रहा है, ये कूपन कोड अगर आप डाल दोगे तो पता है क्या होगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ, 30-35 टेस्ट जिसमें ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे, उसमें आपको ये दिखेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही, साइड में आपका निगेटिव मार्किंग्स होगा, टाइम चलेगा और आप सब कुछ देख पाओगे। मैं सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे, अगर अभी आपके पास टाइम लगभग 45 दिन का मेरे अकॉर्डिंग बच रहा है, तो इन 45 दिनों में मेरा सजेशन है कि अभी 15 दिन पहले टेस्ट वगैरह लगाओ और ये देखो कि आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हो। जब पढ़ लोगे ये 15 दिन में लगभग 30 दिन तो आराम से 30 टेस्ट तो आराम से 30 से 35 टेस्ट लगा के कोने में फेंक दोगे। फेंकने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उन क्वेश्चन फिजिक्स वाले को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपको करना क्या है कि जितने भी आप पढ़ते हो, मतलब कि आप फिर देखना जो जो वीक पॉइंट्स बन रहे हो आपके टेस्ट में, आपके जितने भी वीक पॉइंट्स आ रहे हो, लाइक आपने आपका इंग्लिश वीक आ रहा हो, आपका इंग्लिश में उसमें लिख के आता है कि आपका कंजक्शन वाले टॉपिक से आपका नहीं हुआ क्वेश्चन, आपका प्रीपोजिशन वाले टॉपिक से नहीं हुआ क्वेश्चन, उन टॉपिक्स को अलग से नोट डाउन करना। देन
इस टेस्ट को साइड में रखना कुछ दिनों के लिए, 15 दिन फिर मेहनत करना। अब बचे लास्ट के 15 दिन, अब लास्ट के 15 दिन में फिर से टेस्ट में उतरना और फिर आपको कॉपी नहीं उठाना, बस एग्जाम जाने वाले दिन से पहले आपको बस एक बार और देख लेना, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। तो अभी मेरा एक सजेशन है, ये लगाओ जाके टेस्ट और स्कोर बताओ कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और कुछ नहीं भाई, 140 रुपये में मिलते हैं सारे के सारे टेस्ट, 140 रुपये में, जबकि ऑफलाइन वाले 120 से 130 रुपये में मिलते हैं, जबकि 20 टेस्ट होते हैं, ना उसमें निगेटिव मार्किंग ना कुछ, आप सभी समझते हो, और पुराना कंटेंट न जाने कब का। ठीक है, अभी ये खत्म करते हैं अपना, उसी पे चलते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे। मतलब मेरा एक सजेशन है, टेस्ट वगैरह लगाओ, अपना स्कोर बताओ, और लगा के आपके फायदे के लिए ही मैं बताता हूँ। ठीक है, वाई इज रेड लाइट एम्प्लॉयड इन फॉर डेंजर सिग्नल्स, खतरे के सिग्नल के लिए लाल रोशनी क्यों नियोजित है, खतरे के सिग्नल के लिए लाल रोशनी का यूज क्यों किया जाता है। सिंपल सा है कि लाल रोशनी कम से कम बिखरती है, सिंपल से यही आंसर है कि लाल रोशनी जो आपकी होती है वो कम से कम बिखरती है, इसका वेवलेंथ भी रेड कलर का ज़्यादा होता है, इसीलिए हम अपने ट्रैफिक वगैरह हम देखा होगा रेड कलर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए भी लिख रखा है मैंने, उसका बताना बहुत, मतलब जो पढ़ाका टाइप के हैं वो तो जरूरी बताना। चरण दर ट्रांसफर में कौन सी मात्रा बढ़ी है, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो 10 का राइट आंसर क्या होगा, करंट, वोल्टेज, पावर या फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर आपका, अब ये देखो आप सभी जानते हो कि वोल्टेज पावर मतलब शक्ति होता है, या फिर आगे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है, करंट मतलब वर्तमान या धारा बोलते हैं, इसे धारा बोलते हैं। तो विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो सिंपल सा करंट ही आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको पता होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज करता है, जबकि एंड करंट बढ़ता है, ये दोनों के दोनों, जैसे यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, तो आपको बस थोड़ा सा स्टेप डाउन पे, क्या बता रहा हूँ एक बार, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डिक्रीज करता है और आपका करंट बढ़ता है। आगे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पढ़ो। एक स्थिर प्रवाह ले जाने वाले की स्क्वायर लूप एक लंबी सीधी कंडक्टर के पास क्षैतिज विमान में रखा जाता है, जो कंडक्टर से दूरी d पर एक स्थिर वर्तमान L1 ले जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लूप का अनुभव होगा, कैसा अनुभव होगा, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आपका अनुभव वगैरह यहाँ पे बताना है क्या होने वाला है। उसका यहाँ पे ऑप्शंस चलो आपको मैं दिखा देता हूँ, इतना ईजी हल्के में लोगे नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टफ वे से आप, ये मान लो क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लो, A B C और उसका दिया D। हो गया, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, ना आया हो तो डिसलाइक करना। PDF टेलीग्राम चैनल और टेस्ट वगैरह जरूर लगाओ, मेरा फिर से आपके लिए अच्छा सा सजेशन है। बाकी जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।